तो वही अपन बात कर रहे थे इसी दूसरे अपन पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक्सेसिव ऑफ जो सोरगम कंजप्शन होता है उसकी वजह से पेलाग्रा डिजीज़ होती है, इसके बारे में बात हो गई थी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इट इज़ नॉन टिलर प्लांट में। इसमें जो टिलर्स है वो नहीं निकलते। जैसे कि हम देखते हैं वीट और बार्ले में टिलर्स निकलते हैं, तो वही इसमें टिलर्स नहीं निकलते। साथ में एक क्रॉप है मेज, उसमें भी क्या होता है टिलर्स नहीं निकलते। तो ये दो क्रॉप्स आपको ध्यान रखनी है, एक सोरगम हो गया एक मेज हो गया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि विच क्रॉप इज़ नॉन टिलरिंग क्रॉप। तो उसमें ऑप्शन दिया होगा मेज दिया होगा या सोरगम दिया होगा। अगर दोनों दिया होंगे तो दोनों ऑप्शन में करेक्ट होंगे। अगर एक दिया होगा दोनों में से तो आपको या तो मेज दिया होगा या सोरगम दिया होगा, तो एक को आपको चूज़ करना है। फ्रूट टाइप की बात कर लेते हैं। जितने भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं सभी का जो फ्रूट टाइप है वो तो कैरियोसिप्स होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें सोरगम शो एलिलोपैथिक इफेक्ट विच सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स एंड वीड्स। अब ये एलिलोपैथिक जो इफेक्ट है ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एलिलोपैथिक इफेक्ट है इस इफेक्ट की बात करेंगे। जो इसकी रूट्स होती है वो ऐसा इफेक्ट डालती है जो कि इस क्रॉप को ग्रो करने के बाद में जो हम नेक्स्ट सीजन में जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है जिससे कि उसकी क्या होती है ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। मतलब ऐसा कुछ केमिकल्स रिलीज करती है सोरगम क्रॉप सॉइल के अंदर, जिससे कि क्या होता है जो नेक्स्ट सीजन में हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसके ऊपर उसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे उसकी जो ग्रोथ होती है जो नेक्स्ट सीजन में जो क्रॉप ग्रो की है वो सप्रेस हो जाती है। या वीड्स ग्रो होते हैं तो वीड्स की ग्रोथ भी सप्रेस हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है। वही अपन नेक्स्ट बात करें इट इज़ आल्सो नोन एज स्मूथर क्रॉप। इसीलिए जो ये एडवर्स इफेक्ट डालती है एलिलोपैथिक इफेक्ट आता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं स्मूथर क्रॉप भी बोलते हैं। मतलब स्मूथ कर रही है किसी ना किसी चीज़ को, सप्रेस कर रही है, रोक रही है। इट कंटेन एन विच इफेक्ट द एनिमल डाइजेशन। वही अपने बात किया था एन इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पेलाग्रा डिजीज एनिमल्स में कोज हो सकती है, या ह्यूमन भी अगर एक्सेसिव यूज करता है सोरगम का तो उसमें भी पेलाग्रा डिजीज कोज हो सकती है। तो ये क्या करते हैं एन ज़्यादा पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए हम सोरगम के जो फोडर होता है उसकी कटिंग कर लेते हैं एट 50% फ्लावरिंग स्टेज। जब 50% फ्लावरिंग स्टेज होती है तभी हम क्या करते हैं सोरगम की कटिंग कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है कि इसका जो एसियन कंटेंट है वो मेंटेन रहेगा और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इसको एनिमल जब उसको फीड करेगा तो नहीं आएगा। तो 50% जब फ्लावरिंग हो जाती है तब इसको क्या करते हैं हम कटिंग करके ऐसे फोल्डर यूज कर सकते हैं। अगर 50% से ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग हो गई है फिर यूज करते हैं तो हाई एसियन कंटेंट हो जाएगा, जिससे कि पेलाग्रा डिजीज या एनिमल का जो डाइजेशन है वो इसके इफ़ेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है उसकी अपन बात कर लेते हैं। जो टॉक्सिक लिमिट है एससीएन का वो कितना है। तो वो टॉक्सिक लिमिट से यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉक्सिक लिमिट है वो है 200 ppm। अगर 200 ppm से अगर ज़्यादा जाएगा तो एससीएन का कंटेंट, देन वो एडवर्स इफ़ेक्ट एनिमल की बॉडी पे डालेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन होती है जब एससीएन के लिए, मतलब कि जब ज़्यादा एससीएन फॉर्मेशन होने लग जाता है इस क्रॉप के अंदर या सोरगम के अंदर, वो कौन सी फेवरेबल कंडीशंस है जब इसके अंदर जो एससीएन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनने लग जाएगी। तो वो कंडीशंस है, जब बात कर लेंगे डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी जो सॉइल है उसके अंदर किसकी, फॉस्फोरस की, तो इसके अंदर जो एससीएन है वो ज़्यादा बनेगा। या फिर हम हाई यूज़ करें 2,4-D जो केमिकल है वीडीसाइड है उसका अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा एससीएन ज़्यादा बनेगा। फिर बात कर लेते हैं कैन सर्वाइव इन ड्रोट सो कोल्ड एंड कैमल क्रॉप। वो अपने बात कर ली थी कैमल क्रॉप हमें इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ड्रोट में सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट वेराइटीज़ की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ ही देखेंगे, ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं देखेंगे इसके अंदर। जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, 1964 में रिलीज हुई थी और जो वेराइटी का नाम है वो है CSH1। ये वेराइटी कई बार पूछ लेता है कि CSH1 किसका फर्स्ट हाइब्रिड है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरगम, इनमें से आपको ऑप्शन दिए होंगे उसके अंदर CSH1 होगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डेट के रिगार्डिंग जो ईयर है उसके रिगार्डिंग भी आ जाता है। 1964 में ये रिलीज हुई थी। मेल स्टेरिलिटी की अपन इसमें बात करें कंबाइन कफीर 1, इसके कारण ये जो जीन है इसके कारण क्या होता है इसमें जो मेल स्टेरिलिटी होती है, जो कंबाइन कफीर 1 जो जीन है उसके कारण क्या होती है इसमें मेल स्टेरिलिटी होती है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस
आ जाता है। एरिया की बात कर ले तो एरिया किसके पास है सोरगम का सबसे ज़्यादा, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है इस सोरगम का। प्रोडक्शन की बात करें तो यूएस फर्स्ट आता है प्रोडक्शन में, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया के पास एरिया ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, एरिया में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर की अपन बात कर लेते हैं, अर्जेंटीना फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, क्लाइमेट कैसा है क्या नहीं है। क्लाइमेट हम खरीफ जो सीज़न होता है, ये खरीफ क्रॉप है जो खरीफ सीजन में से ग्रो करते हैं, मतलब जून जुलाई में इसको ग्रो किया जाता है और अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। वार्म क्लाइमेट चाहिए इसको, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस इसके अंदर एबिलिटी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर ले 26 से 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा, इसके लिए क्या रहेगा, बेस्ट ग्रोथ यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कर पाएगा। सोइल की बात करें, क्ले लोम सोइल है वो बेटर रहेगी। पीएच की बात करें 6 से लेकर 8.5 तक इसका जो पीएच है वो बेस्ट रहता है। सोरगम इस रेजिस्टेंट टू एल्कलाइन सोइल, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से इस पॉइंट को याद रखना कि सोरगम है वो क्या करती है, एल्कलाइन जो सोइल होती है उसमें भी अच्छी तरीके से ग्रो कर जाती है, मतलब उससे रेजिस्टेंस है, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लैंड प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, लैंड कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। डिप्लॉइंग करनी है हमें एमबी प्लाउ से, साथ में 2 से 3 हैरोइंग करनी है और फिर उसको लैंड को लेवलिंग कर लेनी है। तो हमें क्या करना है, डिप्लॉइंग करेंगे एमबी प्लाउ से, 2 से 3 हैरोइंग कर लेंगे और फिर उसकी लेवलिंग कर लेंगे। सीड रेट की बात कर लेते हैं, सीड रेट से भी कई बार क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम डिस्कस करेंगे इसमें ज़्यादातर, क्योंकि और चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन वैसे चीज़ें सभी इंक्लूड है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने वाला है। सीड रेट की बात कर लेते हैं, 12 से 15 केजी पर हेक्टर सीड रेट रहने वाली है, 12 से 15 केजी ग्रेन प्रोडक्शन अगर हमें करना है। वही अपन बात करें फोडर प्रोडक्शन के लिए अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो 40 से 50 केजी पर हेक्टर हमें सीड रेट इसकी रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट पॉपुलेशन कितनी है, प्लांट पॉपुलेशन से भी कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखने योग्य बात है। प्लांट पॉपुलेशन है 1,50,000 प्लांट पॉपुलेशन, मतलब 1.5 लाख प्लांट्स हम पर हेक्टर में ग्रो करते हैं। स्पेसिंग की बात कर लेते हैं, 45 × 12 सेंटीमीटर रहेगी। सोइंग डेप्थ की बात करेंगे 2 से 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर की सीड की जो सोइंग डेप्थ है वो रखेंगे। फर्टिलाइज़र की वही अपन बात कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र एनपीके रहने वाला है 100, 50 और 40 केजी पर हेक्टर। वही अपन बात करते हैं यूज 25% एक्सिस नाइट्रोजन नेक्स्ट सीजन आफ्टर क्रॉप ऑफ सोरगम, जो हमने बात की थी कि अभी जो थोड़ी देर पहले कि ये सप्रेसिव क्रॉप है, मेन की स्मूथर क्रॉप भी हम इसको बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एडवर्स इफेक्ट डालेगा जो नेक्स्ट सीजन के अंदर क्रॉप ग्रो करती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते सोइल के अंदर जो नेक्स्ट क्रॉप होती है अगले सीजन की, तो इसलिए क्या करेंगे 25% एक्सिस या मोर नाइट्रोजन हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि जो इसका कंपनसेशन है वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो डेफिशिएंसी जो कोज की है उसने, क्योंकि उसने न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक कर दिया एक तरीके से स्मूथर क्रॉप, इसलिए हम इसको बोलते हैं। ऐसा केमिकल रिलीज किया है जिससे कि जो नेक्स्ट क्रॉप में जो है अगले सीजन की उसको अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें क्या करें, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे ताकि उसको जो नीड है वो पूरी हो पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की एबिलिटी को ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो नाइट्रोजन हमें 25% ज़्यादा देनी है। सोरगम सिकनेस की बात करते हैं, सोरगम सिकनेस किस चीज़ से होता है, तो सोरगम सिकनेस स्टेबल, द CN रेशियो इज़ हाई, ड्यू टू दिस देयर इज स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मिनरल्स, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन गेट ब्लॉक्ड। सोरगम सिकनेस का मतलब होगा कि सोरगम का जो स्टेबल है, मतलब जो हम इसको काट लेते हैं, इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद जो स्टेबल बचता है नीचे, जो एक तरीके से जिसकी रूट्स वगैरह बच जाती है, तो उसका जो क्या होता है CN रेशो होता है वो हाई होता है। CN रेशो हाई का मतलब हो गया कि जैसे कि हम बात करें एक नॉर्मल CN रेशो की बात करें तो वो 10 से 10:1 से 20:1 तक एक एवरेज बेस्ट माना जाता है। वही अगर ये एक्सिस जाता है 20:1 से, तो उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जितना CN रेशो इंक्रीज होगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जितना CN रेशो नीचे रहेगा, कम रहेगा, उतनी ही न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी।
तो इसके अंदर जो इसका स्टेबल है इसके अंदर CN रेशो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इसके कारण क्या होता है, देयर इज़ अ लो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, इतनी जल्दी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, और जिससे कि क्या होता है कि नाइट्रोजन ब्लॉक हो जाती है, अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स है उसको मिल नहीं पाते, उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा। इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक्सिस नाइट्रोजन हमें डालनी पड़ती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो नहीं रहा और इसको जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सोरगम सिकनेस बोलते हैं। मतलब कुछ ना कुछ, सिक्का मतलब आपको पता है कि बीमारी होना, मतलब कोई भी है ना। तो अपन बात करते हैं बीमार, मतलब यहाँ पे सोरगम की वजह से क्या बीमारी आई है, न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल पा रहे, तो सोरगम सिकनेस उसको बोल देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो वीड मैनेजमेंट अपन बात करें, एट्राजिन का यूज करेंगे इसके अंदर, और कितना डोज यूज करेंगे, 0.5 से 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर इसका यूज करने वाले हैं। इरिगेशन बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या है, रेनफेड क्रॉप है, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड रहती है, तो इसमें डिपेंड वैसे भी डॉट टॉलरेंट है, तो इतना खासा वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इरिगेशन का। लेकिन फिर भी अगर हमें देनी है, बारिश हो ही नहीं रही, तो एक फ्लावरिंग स्टेज पे हम इसको इरिगेट कर देंगे। दूसरा है जो ग्रेन फिलिंग स्टेज है, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, इरिगेशन कर देंगे। हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। 100 से 115 दिन बाद में हम क्या करते हैं, 100 to 115 डेज़ बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और मॉइस्चर परसेंट कितना रहना चाहिए इसके अंदर, मॉइस्चर परसेंट यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना 25% हम इसके अंदर मॉइस्चर परसेंटेज रखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यील्ड। इरीगेटेड कंडीशन में कितनी यील्ड होती है, इरीगेटेड कंडीशन की बात करें 50 क्विंटल पर हेक्टर यील्ड हो रही है। रेनफेड कंडीशन की बात करें 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टर यील्ड इसके अंदर हमें मिल जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सोरगम से रिलेटेड, वो बात कर लेते हैं। एसियन इज प्रेजेंट इन फूडर बट नॉट इन ग्रेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। जो एसियन होता है जो सबसे ज़्यादा वो फोडर के अंदर पाया जाता है, ग्रेन्स के अंदर कभी भी नहीं पाया जाता। और सिंथेसिस कहाँ से होता है, वो हमारी जो रूट्स होती है वहाँ से सिंथेसाइज होता है। और एक्यूमुलेट का होता है, वो एक्यूमुलेट होता है जाके लीव्स के अंदर है और स्टेम्स के अंदर। लीव्स है 25% मोर एसियन इन कम्पेयर टू द स्टेम। जो लीव्स होती है उनके अंदर ज़्यादा एसियन पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू द स्टेम। तो 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा एसियन पाया जाता है लीव्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू द स्टेम। वही बात कर लेते हैं, जो ग्रेन होता है उसके अंदर एसियन है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहीं पे हमारी जो सोरगम क्रॉप है वो ख़त्म होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने के लिए बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, जो एग्री कॉन्सेप्ट है वो AFO, नाबार्ड, FCI, RRB, ADO और AAO, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सभी के लिए हम क्विज वगैरह आपको अपलोड कर रहे हैं टेलीग्राम जो चैनल है। और साथ में जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हम धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है। और जो डेली बेसिस पे सेशन है वो आपको लगभग डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। और बात कर लेते हैं ADO के लिए। अभी हमने जो टेस्ट सीरीज़ है ADO के लिए, जो हरियाणा ADO है उसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। और इसकी जो हमने प्राइस रखी है वो ओनली एंड ओनली 49 रुपीज़ रखी है। इसके अंदर कोई प्रॉफिट वाला ऐसा कुछ नहीं है हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सर्वर चार्ज इसके अंदर इंक्लूड रह जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे लो प्राइस रखी है 49 रुपीज़ में। आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं देगा। और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जब तक सिलेबस नहीं आएगा हम पूरी चीज़ें इंक्लूड करके चलेंगे, जितना भी बोले एग्रीकल्चर है। अगर सिलेबस में फर्दर इंडिया GK वगैरह ऐड होती है, हरियाणा GK, तो वो भी हम टेस्ट सीरीज में ऐड करवा देंगे। इसी के साथ में सब्जेक्ट वाइज भी आपको कुछ जो रहने वाले हमारे अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि कुछ टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से भी हम इसको कवर करेंगे, जितने भी हमारे जो टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में। और इसी के साथ इसको सेशन को एंड करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।